तरीके से चीजों को, पहलुओं को समझा कि हमें आगे बढ़ना है। और स्पेशली अगर कहें तो कल के दिन में हमने हमारे भोजन को किस समय लेना है और वेट मैनेजमेंट में उसका क्या इम्पैक्ट होता है उसके बारे में भी जाना। सिमिलरली काफी सारे टॉपिक्स को लेके हम आगे चल रहे हैं। सो मैं आज आपका होस्ट गोपाल सिंह आप सबका वंस अगेन स्वागत करता हूं और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे पहुंच चुके हैं जो कि मैं कहूं तो न्यूट्रलाइट की जब भी हम बात करते हैं, ब्रांड की जब बात करते हैं तो हम कई वर्षों से इन पहलुओं के ऊपर बात करते हैं। जिस प्रकार से हम अपने परिवार में परिवार को चलाने के लिए अर्निंग करते हैं, उसी तरीके से हमारे शरीर के लिए भी एक अर्निंग करना जरूरी है। और ये अर्निंग का जब भी अर्थ हम निकालते हैं तो यहाँ पे एक इंग्लिश का शब्द है EARN। जो कि आप अच्छी तरह समझते हैं, ये E स्टैंड करता है रेगुलर एक्सरसाइज के साथ, A स्टैंड करता है पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, R स्टैंड करता है प्रॉपर रेस्ट के हिसाब से और N स्टैंड करता है गुड न्यूट्रिशन। ये हमारा अर्न है जो हमें हमारे शरीर के लिए करना होगा। गोइंग बाय दिस लॉजिक जो कि आप अच्छी तरह जानते हैं, हम न्यूट्रलाइट में इन पिलर्स की अक्सर बातें करते हैं। आज हम उसी टॉपिक को आगे लेके चलेंगे और खासकर आज जो हम बात करेंगे वो हम कैसे युवा अवस्था में अपने आप को देख सकते हैं, हाउ वी फील यंग। और ये जो यंग दिखने का जो सबसे बड़ा पहलू जो है, बैकग्राउंड जो है, अगर मैं कहूं तो इसके पीछे सबसे बड़ा रोल होता है हमारे फिजिकल एक्सरसाइज का, स्लीप का और स्ट्रेस का। बिना देरी किए आज हम इनवाइट करेंगे हमारे एक्सपर्ट स्पीकर को, जिनका नाम है डॉक्टर तृषा डी अभ्यंकर और ये MD आयुर्वेदा है, एसोसिएट मैनेजर क्लिनिकल अफेयर्स एंड न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट से है ये, और टीम इनोवेशन साइंस एंड एमवे ग्लोबल में ये कार्यरत है। 14 वर्षों का एक बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस है इनका वेलनेस इंडस्ट्री का। आयुर्वेदा एक्सपर्ट के रूप में लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस के बारे में उन्होंने काफी सारे वेबिनार्स भी किए हैं और ये वेबिनार्स काफी सारे कॉर्पोरेट्स को भी उन्होंने किया है। बिना देरी किए हम अब वर्चुअल स्टेज पे इनवाइट करना चाहेंगे डॉक्टर तृषा को। ओवर टू यू मैम ऑन द वर्चुअल स्टेज। थैंक यू गोपाल जी एंड सुप्रभात सभी को। और आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूंगी क्योंकि आपका 19वां दिन है और पहला हफ्ता इंटेंसिव फेज का लगभग खत्म होने के लिए आया है। कंसिस्टेंसी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस करना, अभिनंदन देना बहुत जरूरी है क्योंकि यही आपका उत्साह है जो आपको पूरे 100 दिन सक्सेसफुली करने के लिए हेल्प करने वाला है। और गोपाल जी का जो अर्न का डेफिनेशन है बहुत ही अच्छा डेफिनेशन है। तो वो अर्न का डेफिनेशन आई थिंक हमारे आज का जो प्रेजेंटेशन है, जो मेरा सत्र है सीक्रेट टू फील यंग बी यंग, एंड उसमें रोल ऑफ एक्सरसाइज क्या है उसके बारे में, तो उसके बारे में हम जानेंगे। और अगर मैं पूछना चाहूंगी किसी को शुरुआत में कि किसको किसको अपने तारुण्य में रहना, युवा अवस्था में रहना पसंद है, तो शायद किसी का भी आंसर ना नहीं होगा क्योंकि सभी को पसंद है कि मैं हमेशा यंग ही दिखती रहूं या दिखता रहूं, कभी ओल्ड एज नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं ये बात बाहरूनी सुंदरता या युवा अवस्था के लिए नहीं है, लेकिन अंदरूनी युवा अवस्था हम कैसे रख सकते हैं। तो इसके लिए सबसे बड़ा मंत्र तो मैं ये बताना चाहूंगी कि हमको फील मतलब हमारे माइंड से हमको हमेशा ही यंग रहना पड़ेगा। जब आप बहुत पॉजिटिव रहोगे और अपने माइंड में यंग रहोगे तो आपके बॉडी के ऊपर उसका रिफ्लेक्शन आएगा। अब इसी के साथ साथ जो हमने रोल ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, स्लीप और स्ट्रेस, ये 3 कंपोनेंट्स इसमें मेनली बताए हैं, तो उसका साइंस आज हम जानने वाले हैं। तो आज का सत्र बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और साथ ही साथ उसमें साइंस भी है। जैसे गोपाल जी ने बताया कि ये सारे पिलर्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमें सभी को पता रहता है एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है, स्लीप, स्ट्रेस बहुत इम्पोर्टेंट है, स्ट्रेस को कंट्रोल करना, लेकिन ये करना क्यों जरूरी है और क्या सीक्रेट है जिस वजह से समझ लीजिए कि हमारी एजिंग होती रहती है। और
उसको हम रोक तो नहीं सकेंगे या पूरी तरीके से रोक नहीं सकेंगे, लेकिन उसकी जो स्पीड है, उसकी जो गति है, उसको जरूर से हम स्लो डाउन कर सकते हैं। तो हमारे हाथ में जो है वो उसको स्लो डाउन करना है, उसको हम पूरी तरीके से रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि एजिंग प्रोसेस है। जैसे जैसे हमारा शरीर का एज बढ़ता जाएगा, उस तरीके से उसमें जो सेनाइल चेंजेस है, जो वृद्धावस्था की तरफ होने वाले चेंजेस है, वो बॉडी में होते रहेंगे। तो चलिए जानते हैं क्या सीक्रेट है जो हमको यंग रख सकता है, जो हमें हमारी युवा अवस्था में रख सकता है। अच्छा, यहाँ आगे जाने से पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि कौन सा एक बेसिक यूनिट है हमारे बॉडी में, जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हम उसको बोलते हैं। मतलब अगर शरीर के अंदरूनी हिस्से को हमें तंदुरुस्त रखना है, चुस्त रखना है, युवा अवस्था में रखना है, तो एक छोटा सा कंपोनेंट है हमारे शरीर का जो उसका बहुत बड़ा रोल है। हमारे शरीर के उत्पत्ति से लेके हमारे जो जेनेटिकल मटेरियल है उनको सबको एक्सप्रेस करने के लिए हमारे शरीर में। तो आप गेस कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ उसका क्या आंसर है। आशा करती हूँ आप सभी ने थोड़ा थोड़ा गेस कर लिया होगा, उसका डिटेल मैं आपको आगे बताती हूँ। तो आप जो ये देख पा रहे हो नीले और ऑरेंज कलर का, उसके ऊपर कैप के जैसा है, तो ये है हमारा क्रोमोसोम। अब जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट मैंने बताया है हमारे शरीर का, वो है सेल। हमारे शरीर की जो कोशिकाएं रहती है, जो एक कोशिका हमारे शरीर में हमें मिलती है, हमारा जब बर्थ होता है, जन्म होता है, जन्म मतलब हमारे माता के गर्भ में जब स्थापना होती है, तब एक सेल से लेके दो, दो से लेके ज्यादा ज्यादा होते होते फिर हमारे शरीर की पूरी संरचना बनती है। लेकिन उस एक छोटी कोशिका के अंदर ये क्रोमोसोम रहते हैं, ये पूरे स्ट्रक्चर को हम क्रोमोसोम बताएंगे। तो ऐसे 22 क्रोमोसोम जो यूनिक एक जैसे से रहते हैं, तो उसको हम ऑटोसोम बोलते हैं। और एक क्रोमोसोम रहता है जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम बताते हैं, जो कि आइदर हमारे माता से या पिता से हमें मिलेगा, एक्स या वाई। तो जो भी लाइफ साइंस रिलेटेड बैकग्राउंड से है उन्होंने सभी ने ये पढ़ा हुआ होगा, तो ये नई चीज नहीं है। लेकिन मैं आपको फिर से पीछे लेके जा रही हूँ, सो दैट आपको एक पूरी तरीके से अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि क्रोमोसोम क्या है। अब इन क्रोमोसोम को अगर आप और अंदर जाके देखेंगे तो उसमें डीएनए है, उसमें बेसिक उसके पेयर्स रहते हैं, डीएनए के बेसिक पेयर्स रहते हैं, जो हमारे पूरे जेनेटिकल जो भी हमारी केशों की संरचना से लेके शरीर की संरचना, या हमारी जो भी हेल्थ है, या और भी जो कोई हमारे शरीर से रिलेटेड चीजों को है, वो एक्सप्रेस करते हैं, जो हमें हमारे माता पिताओं से मिले रहते हैं। तो एक्सप्रेस हमारे शरीर में होने का काम होता है क्रोमोसोम से। तो जब हमारी शरीर की कोशिका जो सेल रहता है वो रिप्लिकेट होता है, 1 से 2 बनेंगे, 2 से 3 बनेंगे, तो क्या होता है, तो उसमें जो है ये टिलोमर जो ये ऑरेंज कलर का पार्ट है, उसका जो साइज है वो थोड़ा थोड़ा छोटा होता जाता है। छोटा मतलब वो इतना माइक्रो लेवल पे छोटा रहता है कि वो हम नहीं जान पाएंगे, लेकिन शरीर के ईच एंड एवरी स्टेज पे वो जब सेल रिप्लिकेट होता जाएगा वो छोटा छोटा होता जाएगा। अब टीलोमेर के बारे में हम इतना क्यों बता रहे हैं? टीलोमर जो है वो हमारे एजिंग प्रोसेस को एक्सप्रेस करता है, वो व्यक्त करता है एजिंग प्रोसेस को। तो जितना हमारा सेल का रिप्लिकेशन होता रहेगा, उतना उसका साइज छोटा छोटा होता रहेगा। अब इसमें हम इस चीज को रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि एजिंग के साथ साथ ये बढ़ता जाएगा। शरीर में जब हम बाल्यावस्था में रहते हैं या युवा अवस्था में रहते हैं, तो शरीर का डिजनरेशन और रीजनरेशन ज्यादा रहता है, डिजनरेशन कम रहता है, या रिकवरी ज्यादा रहती है, ऐसे बता सकेंगे। तो उसका जो डिजनरेशन एंड रीजनरेशन, उसका जो संतुलन है वो बहुत ही अच्छा रहता है। लेकिन जैसे जैसे हम वार्धक्य की तरफ जाते हैं, बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, तो डिजनरेशन जो है वो डिजनरेशन थोड़ा बढ़ जाता है और रीजनरेशन की मात्रा कम हो जाती है, तो संतुलन बिगड़ जाता है। उस एज में हमारा
सेल की ये जो टेलोमर जो हमको यंग रखने वाला रहता है उसकी मात्रा और भी छोटी छोटी होती जाती है। आप देख पा रहे हो कि इसके अंदर जो बेस पेयर्स रहते हैं उसकी मात्रा शरीर में पहले तो बेस पेयर्स 15,000 रहेंगे जब आप बाल्यावस्था में हो, फिर थोड़े बड़े होने के बाद में 10,000, युवावस्था में 7,000 और सो ऑन। तो एज होते होते वो कम होते जाएंगे। अब हमें जानना ये है कि हम इसको कैसे रोक सकेंगे। तो ये हम बहुत ही डिटेल में आगे जानेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये जानना जरूरी है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इस टेलोमर की कम होने की साइज को श्रंक करने की गति को बढ़ाता है। तो सारे जो है अनहेल्दी हैबिट्स, ईटिंग हैबिट्स, स्लीपिंग हैबिट्स, नो एक्सरसाइज, एडिक्शन अगर है, स्मोकिंग अगर है, नो एक्टिविटी एट ऑल, अगर हम बहुत ही सेडेंटरी लाइफ जी रहे हैं तो ये सारी चीजें, ये सारे फैक्टर्स, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ये सारे फैक्टर्स जो है ये उस टेलोमर की गति को बढ़ा देते हैं, उसके छोटे होने के गति को बढ़ा देते हैं। तो हमें हमारे हाथ में जो फैक्टर्स है, जैसे हम एक्सरसाइज कर सकते हैं जो कि बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है, या फिर हमारी हेल्दी ईटिंग हैबिट्स जो हम पहले दिन से हेल्दी वेट हेल्दी लिविंग प्रोग्राम के पहले दिन से जानते आ रहे हैं। तो आपको इस चीज से समझ में आएगा कि जो भी छोटी छोटी चीजें हमने पहले दिन से आपको बताया है साइंस इसके बारे में, वो क्यों जरूरी है और ये सारी चीजें हमारी एजिंग प्रोसेस से किस तरीके से रिलेटेड है। तो हमने देखा बहुत सारे पहले सत्रों में भी हमने देखा है कि अगर हम शारीरिक तरीके से बहुत ही चुस्त, तंदुरुस्त और एक्टिव रहते हैं तो उसके हमें क्या क्या फायदे मिलते हैं। तो वो हमारे शरीर के जनरल वेलबींग के साथ में वजन को संतुलित रखने के लिए, हमारे मूड के लिए, हमारी एनर्जी के लिए, हमारा स्ट्रेस कंट्रोल करने के लिए, साथ ही साथ हमारे मसल्स को इम्प्रूव करने के लिए, हमारी नींद की क्वालिटी बढ़ाने के लिए, और जो भी हमारे वाइटल ऑर्गन्स है जैसे हार्ट है, लंग्स है, बोन्स है, इनको स्वस्थ अवस्था में रखने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल माना गया है। साथ ही साथ ये मेटाबॉलिक जो कंडीशंस है जैसे कि डायबिटीज, जो बहुत ही ज्यादा मात्रा में भारत में पाया जाता है, हर दूसरे इंसान को डायबिटीज या उनकी शुगर की मात्रा ज्यादा मानी जाती है। तो आप अगर फिजिकली एक्टिव हो डेली तो ऐसी मेटाबॉलिक कंडीशंस को आप कंट्रोल कर पाओगे, और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट है एजिंग प्रोसेस को कंट्रोल करेगा। तो ये हो गया कि क्यों महत्वपूर्ण है हमें शारीरिक तरीके से एक्टिव रहना। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्लाइड है और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी हम आपके लिए लेके आए हैं। आप देख के चौंक जाओगे कि कितनी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें पता रहती है लेकिन हमको आत्मसात नहीं करनी है, शायद हम अनदेखा कर देते हैं उस चीज को। तो ये स्टडी किया गया है, एक सर्वे किया है लगभग 4,000 लोगों में, और 4,000 लोगों में 22 से 40 उम्र के जो लोग हैं उनमें पाया गया है कि 1/3 ऑफ दैट पॉपुलेशन जो कि पिछले 1 साल से बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, बिल्कुल भी शारीरिक तरीके से सक्रिय नहीं है। तो ये जान के मतलब बहुत बुरा लगता है कि हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो उससे हमारे शरीर में क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं ये हम आगे जानने वाले हैं। और दूसरा सर्वे ये किया गया है, दूसरे सर्वे में उन्होंने ये पाया है कि पिछले 1 साल में 57% ऑफ द पीपल किसी भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है। तो ये बहुत ही जरूरी है कि हम अपने आप को एक्टिव रखने के लिए बस वॉकिंग करना सफिशिएंट नहीं होगा, लेकिन अगर हम अपने आप को एक्टिव रखना चाहते हैं तो कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में रेगुलर अगर इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो हमें बहुत ही अच्छे तरीके से हेल्प करेगा। तीसरा सर्वे ये पाया गया है, तीसरे सर्वे में, कि एज के साथ साथ एक्सरसाइज जो स्पोर्ट्स का एडेप्टेशन, मतलब कोई भी एक्सरसाइज में या कोई भी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होने का मात्रा लोगों में कम होता गया है। 18 से 32 साल की उम्र में 70% लोगों ने इन्वॉल्वमेंट दिखाया है स्पोर्ट्स में, लेकिन जैसे ही उम्र बढ़ गई है 30 साल की उम्र तक 49% लोगों का ही इंटरेस्ट रहा है, और साथ ही साथ 40 एज तक जाते जाते वो परसेंटेज घट के 26% ही रह गए हैं। तो ये एक्टिविटी, जैसे मैंने बताया कि अगर आप फिजिकली एक्टिव रहोगे तो टेलोमर को क्या फायदा होगा वो साइंस हम आगे जानने वाले हैं, लेकिन
ये बहुत ही निराशाजनक फाइंडिंग हमको मिली है कि इतने लोग इनएक्टिव हैं। 4000 लोगों में से आप 50% अगर समझते हैं तो बहुत बड़ी मात्रा हो गई है। अब देखिए कि क्या रीजन है लोगों को एक्टिव ना रहने का, एक्सरसाइज ना करने का, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व ना होने का। तो उन्होंने सर्वे में ये पाया गया है कि 58% ऑफ द पीपल, उन्होंने रीजन दिया है कि हमें टाइम नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि टाइम हमारे में से किसी के पास भी टाइम नहीं है। हम सारे लोग बहुत बिजी है, मैं बहुत मानती हूँ इस चीज को। लेकिन क्या सच में ये बात रियलाइज करने जैसी है या मानने जैसी है कि हमारे पास में सच्ची में टाइम नहीं है, या हम प्रायोरिटी नहीं दे पा रहे हैं? तो ये हमें डिसाइड करना है कि हमारे लिए प्रायोरिटी क्या है। अगर आपने टाइम नहीं है बोल के कारण दे दिया और एक्टिविटी नहीं किया, तो ये हमारे वेलबींग के लिए बहुत ही नुकसानदेह होगा। अब यही 58% ऑफ द लोगों ने कारण ये बताया है कि उनको एक्सरसाइज के लिए 30 मिनट देने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन वही 58% ऑफ द लोग 4 से 5 घंटे डेली सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। तो ये मतलब अचंभे में डालने वाली चीज है कि टाइम है हमारे पास में, शायद हम उसको अच्छी तरीके से यूज नहीं कर पा रहे हैं, हमारी प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं ठीक से। तो ये चीज को जानना हमें बहुत जरूरी है और इस चीज को हमें लेके जाना बहुत जरूरी है कि हमारी टाइम को कैसे मैनेज करना है। तो ये बहुत ही आई ओपनिंग फैक्ट है, ये अलर्ट है हमारे लिए, हमारे फैमिली के लिए। अब जानेंगे कि फिजिकल एक्टिविटी का टेलोमर के ऊपर जो हमारी एजिंग प्रोसेस को बढ़ाने वाला फैक्टर है, उसमें क्या रोल है। फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज का जो प्लस एक्शन है वो टेलोमरेज को, एक्टिविटी को बढ़ाने वाला एक्शन है। हमने टेलोमर को जाना है पहले वाले स्लाइड में। अब टेलोमरेज क्या है? टेलोमरेज जो रहता है वो एक एंजाइम रहता है जो टेलोमर को हेल्दी बना के रखता है, उसको इंटैक्ट रखता है ताकि उसका डीजनरेशन ना हो, वो ना घट पाए। अब वो ना घट पाने के लिए टेलोमरेज को सिक्रेशन करना बहुत जरूरी है। वो कैसे सिक्रेट होगा? जब आप फिजिकली एक्टिव रहोगे। तो शारीरिक तरीके से आपको सक्रिय रहना बहुत जरूरी है। उससे और क्या होता है, उससे टेलोमरेज को सिक्रेट होते होते ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने के लिए, साथ ही साथ हमारे शरीर का जो एक इन्फ्लेमेशन हम बताते हैं, इंटरनल इन्फ्लेमेशन जो हमें नहीं दिखता है या कोई लक्षण नहीं दिखाता है, लेकिन बहुत ही बुरी तरीके से हमारे शरीर को हार्म करता रहता है अंदर से, उनको कम करता है और सैटेलाइट सेल्स को बढ़ाता है। अब सैटेलाइट सेल्स क्या है? सैटेलाइट सेल्स जो है वो हमारी मसल्स को बढ़ाने वाला है। हमारी मसल्स को स्ट्रेंथन रखने के लिए सैटेलाइट सेल्स का एक्टिव होना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा जो वार्धक्य में गए हुए हमारे नानी दादी लोग या दादाजी जो घर में रहते हैं, उनका अगर आप मसल्स को टच करके देखोगे तो उसमें फैट ज्यादा रहता है, फ्लैबी हो जाता है, लेकिन मसल्स का जो टोनिंग है वो नहीं रहता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उनके मसल्स का धीरे धीरे होते होते डिजनरेशन हुआ है। तो प्रिजर्विंग द मसल मास ये बहुत जरूरी है। और हम वार्धक्य में जाके, बुढ़ापे में जाके मैं सोचूं कि अभी मुझे मेरा मसल मास बढ़ाना है, तो शायद बहुत मुश्किल होगा। लेकिन आपके आयु के 25 ईयर से अगर आप डिसाइड करेंगे कि मुझे अभी मेरा मसल मास को इंटैक्ट रखना है, और तब से अगर आप खाने पीने से लेके एक्सरसाइज से लेके आप अगर ध्यान रखोगे, तो आपको उसका बहुत अच्छा फायदा मिलेगा लॉन्ग टर्म के लिए। और जो भी 40 या 50 साल के ऊपर हुए हैं, उन्होंने भी अभी एक्सरसाइज शुरू की, छोटी छोटी एक्सरसाइजेस जो छोटे छोटे मसल मास को बढ़ाने वाले हैं, जो कि सैटेलाइट सेल्स को एक्टिव करने वाले हैं, तो उनमें भी मसल का प्रिजर्वेंस रहेगा। हम हमेशा सुनते हैं कि बुढ़ापे में कोई गिर गया बाय एक्सीडेंट और फ्रैक्चर हो गया तो बोन्स वीक है करके हम बताते हैं। बोन्स वीक के साथ साथ मसल वीक होना, जो कि हमारे शरीर के हड्डियों के ढांचे को पकड़ नहीं पाता है, जब वो ठीक तरीके से पकड़ नहीं पाता है तो आपको बस एक कारण चाहिए कि आपको धक्का लग गया और फ्रैक्चर हो गया। तो मसल का भी उतना ही रोल है जितना कि बोन का स्ट्रांग होना, हड्डियों का स्ट्रांग होना और मसल का स्ट्रांग होना। तो फिजिकल एक्टिविटी हमारे टेलोमरेज को एक्टिविटी को बढ़ाता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है और सैटेलाइट सेल्स को बढ़ाता है। और इसी वजह से हमारा जो सीक्रेट है टू बी यंग का, जो टेलोमर है, उसकी जो एक्शन है उसको बढ़ाने के लिए वो हेल्प करता है। तो ये
इस स्लाइड ने शायद आपको स्पष्ट तरीके से बता दिया होगा कि फिजिकल एक्टिविटी का कितना बड़ा रोल है आपको यंग रहने के लिए। अब एक्सरसाइज और स्लीप, हमें सभी को पता है कि अगर हम फिजिकली एक्टिव रहेंगे तो हमें कितने सारे फायदे मिलेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम हमारे ब्रेन से लेके उसको कंट्रोल में रखने से लेके स्ट्रेस को कम करने से लेके मेटाबॉलिक जो कंडीशन है उससे भी उसमें भी फायदा मिलता है। और साथ ही साथ जो बाकी के कंडीशंस हमारे रहते हैं तो बॉडी कंपोजिशन और हमारी फिटनेस लेवल को रखने के लिए भी बहुत बड़ा रोल है एक्सरसाइज और स्लीप का। ये जो बताया गया है ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक हार्मोन, तो इसका बहुत बड़ा फंक्शन रहता है हमारे टेलोमरेज को एक्टिव रखने के लिए और हमारे नर्व्स को, न्यूरॉन्स को एक्टिव रखने के लिए। तो जितना हम फिजिकली एक्टिव रहेंगे उतना हमारे शुगर के कंट्रोल के साथ साथ हमारा स्ट्रेस कम होके हमारे स्लीप के लिए, हमारी क्वालिटी स्लीप के लिए बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब आएंगे एक्सरसाइज के बाद में दूसरा जो हमारा फैक्टर है वो है हमारे नींद का। तो हम में से सारे लोग बोलते हैं कि मैं ना बहुत अच्छा, मैं बहुत अच्छी नींद ले लेती हूँ, मैं 8 से 10 घंटे सो लेती हूँ या सो लेता हूँ। लेकिन क्या हमने कभी ऑब्जर्व किया है कि वो साउंड स्लीप है क्या? क्या हमें बहुत सपने आते रहते हैं? क्या हमारा सबकॉन्शियस माइंड अभी भी स्ट्रेस में है? क्या हमें बीच बीच में जागना पड़ता है? ये सभी अगर फैक्टर्स है तो ये क्वालिटी स्लीप नहीं है, ये क्वांटिटी स्लीप है, जो कि हमारे मनस समाधान के लिए है कि मैंने 8 घंटे सो लिया है। तो साउंड स्लीप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि स्लीप एपनिया एक पार्ट हम बताते हैं जो बहुत ही डिस्टर्बिंग स्लीप रहती है, इंसान को लगता है मैं सोया हूं लेकिन पूरी नींद हो नहीं पाती है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बहुत ही गहरा संबंध है कि आप कितना अच्छे तरीके से, कितना क्वालिटी स्लीप लेते हैं और आपके फिजिकल एक्टिविटी, डाइट और स्ट्रेस लेवल के साथ में। तो जितना आपकी नींद अच्छी होगी उतना आपका शरीर रिलैक्स होगा, उतना आप चुस्त तंदुरुस्त रहेंगे, सुबह उठते ही बहुत एक्टिव रहेंगे और उसका आपके स्ट्रेस के ऊपर भी बहुत अच्छा परिणाम होगा स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए। अगर आपकी सही तरीके से नींद नहीं होती है तो बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, वो हम आगे की स्लाइड में भी जानने वाले हैं। तो ये जो विशियस साइकिल है कि आपकी नींद नहीं होगी या फिजिकली टायर्ड रहोगे, कंसंट्रेशन कम होगा, आपका वर्क अफेक्ट होगा, तो ये साइकिल को फिर से हमें स्ट्रेस बढ़ेगा और फिर से हमारी नींद डिस्टर्ब होगी। तो इस साइकिल को हमें रोकना है। अब और एक स्टडी हम आपके सामने लेके आए हैं जो कि भारत के बाहर बहुत ज्यादा मात्रा में था लेकिन अभी भारत में भी पाया जाने लगा है, कि बहुत ही आई ओपनिंग फैक्ट है कि भारत के लोगों में ये बातें नहीं थी कि नींद के लिए किसी को प्रॉब्लम है, लेकिन अभी ये बहुत ही ज्यादा प्रीवेलेंट हो गया है भारत में भी कि 75% लोगों को क्वालिटी स्लीप नहीं मिलती है। अब उसके अलग अलग फैक्टर्स है जो मैंने पहले भी आपको बताया है कि क्यों नहीं मिलती है क्वालिटी स्लीप। उसके बहुत सारे फैक्टर्स है लेकिन उसमें से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर जो पाया गया है 20% लोगों में की स्लीप अपनिया। वो होता किस वजह से है? तो आपका अगर वजन ज्यादा है या आपके शरीर में फैट परसेंटेज ज्यादा है तो जब आप सोते हो तब आपकी पोस्चर की वजह से आपकी सांसें क्लियर नहीं रहती है, जो कि आपको क्लियर नींद को नहीं लेने देती है और उस वजह से आपका शरीर सुबह उठने के बाद भी थका थका सा रहता है, चाहे आप 10 घंटे भी सो लो। तो ये पाया गया है कि जब उन लोगों ने वजन घटाया है तो उनमें नॉर्मल वजन होने के बाद में उनको नींद में फर्क दिखा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टडी है और ये हम सब लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि वजन का नींद के ऊपर कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। अब जो मैंने बताया कि नींद अगर ना हो ठीक से तो कितना भयानक उसका एक्शन भी हो सकता है या प्रभाव हमारे शरीर या हमारी दिनचर्या में हो सकता है। तो इस इमेज के इस स्लाइड के 3 पार्ट्स है जो आपको जानना है कि सेफ्टी के लिए नींद क्यों इंपॉर्टेंट है, वजन के लिए नींद क्यों इंपॉर्टेंट है और हमारे हेल्थ के लिए नींद क्यों इंपॉर्टेंट है। तो आप देखेंगे कि ये पाया गया है कि 6000 रोड एक्सीडेंट्स देखे जाते हैं जिसका कारण रहता है कि लोगों की नींद सही नहीं हुई है और उस वजह से उन लोगों को ये इन सारे चीजों को, मतलब
एक्सीडेंट जैसी भयावह चीजों को सामने जाना पड़ा है। तो 25 में से एक इंसान ऐसा है जिसका स्टेयरिंग के ऊपर वो सो गए और प्रॉब्लम हो गया। दूसरा फैक्टर इस स्लाइड का ये है कि वजन में जो देर रात तक काम करते रहते हैं, उनमें आपने देखा होगा कि देर रात तक काम करने के बाद में उनको क्रेविंग्स होता रहता है, सॉल्टी, स्वीट और स्टार्ची फूड, जो जंक फूड है वो खाने का क्रेविंग होता रहता है। तो वो हम खाते रहते हैं और वो जो हमारा हंगर हार्मोन है और हमारा सैटिस्फैक्शन हार्मोन है, एक तो आप रात को जाग रहे हो तो वो जो हार्मोन्स है उनकी साइकिल चेंज हो गई है, तो सैटिस्फैक्शन और हंगर हार्मोन में इम्बैलेंस हो गया है। साथ ही साथ आपने बहुत ज्यादा मात्रा में उसको जंक फूड दे दिया है, तो और भी ज्यादा उसका साइकिल डिस्टर्ब हो गया है। तो उससे क्या होता है, उससे बहुत सारे आपकी वजन बढ़ने की मात्रा जो है या उसकी प्रीवैलेंस जो हम बताते हैं वो बढ़ जाता है। तो रात को नींद ना होना सही तरीके से कितना प्रभाव देता है हमारे वजन के ऊपर। और तीसरा पार्ट है कि हमारे हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है उसका। तो हेल्थ के ऊपर ये प्रभाव है कि उससे हमारी जो क्रॉनिक कंडीशन है या मेटाबॉलिक कंडीशन जो हम बताते हैं वो बढ़ जाती है। बीपी हो गया या हमारी शरीर में डायबिटीज के जैसे कंडीशन, हमारी इम्यूनिटी, कैचिंग कोल्ड एंड कफ, ये ज्यादा हो जाता है क्योंकि इम्यूनिटी घटना शुरू हो जाता है। हमारे हार्ट रिलेटेड कंडीशंस में बढ़ जाते हैं। और जो ब्रेन की समझने सूझने की क्षमता कम हो जाती है। तो ये पाया गया है कि हमारे ब्रेन की एजिंग जो है, बस हमारे ब्रेन की एजिंग नींद ना होने के वजह से 3 से 5 साल बढ़ गई है। मतलब मैं अगर 30 साल की हूं तो मेरी ब्रेन की एजिंग मेरे स्ट्रेस के वजह से 35 साल या 37 ईयर्स इस तरीके से हो जाएगी। तो ये बहुत ही बुरा प्रभाव हमारे शरीर और हमारे ब्रेन के ऊपर पड़ता है। तो ये 3 फैक्टर नींद ना होने की वजह से आपने देखे हैं। अब ये है विशियस साइकिल की स्ट्रेस से पुअर स्लीप से स्ट्रेस बढ़ेगा, स्ट्रेस से एंजाइटी बढ़ेगी, एंजाइटी से फिर से पुअर स्लीप बढ़ेगी और फिर से एंजाइटी। तो ये जो विशियस साइकिल है ये चेन बनता जाएगा। तो इसको हमें तोड़ना बहुत ही जरूरी है हमारे यंग रहने के लिए। अभी हम जानेंगे कि स्ट्रेस का हमारे वेट मैनेजमेंट पे क्या परिणाम है। ये हमने पहले भी जाना है, सभी को पता है कि ये हमारे स्ट्रेस हार्मोन को बढ़ाता है, ये हमारी फिजियोलॉजिकल स्टेट को भी कंट्रीब्यूट करता है, हमारे शरीर में फैट बढ़ाता है, हमारा रिस्क जो है डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल का बढ़ाता है और वजन भी बढ़ाता है। अब इमोशंस जो पाए गए हैं 74% इंडियंस में ये पाया गया है कि उनमें स्ट्रेस और उनका एंजाइटी ये बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया गया है। तो ये भी एक अलार्मिंग चीज है हमारे भारतीय लोगों के लिए। जो हमारी जो पहले की पद्धति थी भारतीयों की वो हमने छोड़ दी है, थोड़ा वेस्टर्नाइज हो गए हैं काम के वजह से। तो वो हमें फिर से गो बैक टू हमारे शास्त्रों में जो बताया है उस तरीके से सुबह उठ के हमें हमारी दिनचर्या को रूटीन में लाना है। हम टूवर्ड्स हमारे लास्ट बट वन स्लाइड पे है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेस हमें किस तरीके से हमारे टेलोमर जो हमारा सीक्रेट है यंग रहने का, उसके ऊपर क्या परिणाम करता है। स्ट्रेस क्या करेगा, हमारा स्ट्रेस हार्मोन जो है कॉर्टिसोल और इंसुलिन, इनको बढ़ा देगा। इसको बढ़ा देने के बाद क्या होगा, हमारे शरीर का जो फैट सेल है, जो नॉर्मल सेल था जिसमें टेलोमर नॉर्मल था, अब उसमें फैट भरते जा रहा है तो वो सेल का साइज बढ़ता जा रहा है। उससे क्या होगा, उसमें इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जो है साइटोकाइन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस वो बढ़ते जा रहे हैं। वो बढ़ते जाएंगे तो टेलोमर का मेंटेनेंस का जो सिस्टम है वो कम होता जाएगा और हमारा टेलोमर का जो यंग रहने का पार्ट है या जो उसका श्रंक होने का स्पीड है वो बढ़ जाएगा। तो आपको स्ट्रेस कम करना है ताकि टेलोमर का ये जो ऑरेंज पार्ट है ये श्रंक ना हो या उसकी गति धीमी हो जाए। हमने अब तक सारे प्रॉब्लम्स जाने हैं, अब सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन एक टेक अवे स्लाइड के जैसे 3 पॉइंट्स में मैं यहाँ आपको बताने वाली हूँ और पहले दिन से आपको बहुत सारे पॉइंट्स टेक अवेज दिए हुए हैं। पहली बात, हमें फिजिकल एक्टिविटी में
एंगेज रहना है, शारीरिक तौर पे सक्रिय रहना है, बहुत जरूरी है। हमने डिटेल जाना है। जो भी हमारा हमें जो भी हमारी नींद को सही करने के लिए कार्य करना है वो करना बहुत जरूरी है, और माइंडफुल रहना है स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। तो हेल्दी वेट हेल्दी लिविंग को जब हमने बनाया तो ये सारी चीजों को हमने बहुत बारीकाई से देखा है। एक एक सप्लीमेंट जो आपको पहले दिन से बताया गया है उसका बहुत ही बड़ा रोल है। तो जो भी आपको सप्लीमेंट बताए हैं या जो भी आपको रूटीन बताया है, जो भी आपको पानी पीने के लिए बताया है, नींद और हैबिचुएशन बिहेवियर, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये जो पिलर्स बताए हैं हेल्दी वेट हेल्दी लिविंग प्रोग्राम के, ये सबसे बड़े सीक्रेट है आपके हेल्दी लिविंग के लिए और फील यंग के लिए। तो हमेशा यंग फील करिए और यंग रहिए। वी आर ऑन द लास्ट स्टेज एंड लास्ट स्लाइड एक्टिविटी आपके लिए छोड़ के जा रही हूँ कि आपको क्वालिटी स्लीप आप करते हैं या नहीं, आपका एक्सरसाइज आप कितना करते हैं, और आपका मेडिटेशन आप करते हो या नहीं। नहीं करते होंगे तो मेडिटेशन स्टार्ट करिए, स्ट्रेस को कंट्रोल करिए, और आपके जर्नी के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। इसी के साथ मैं अपना सत्र समाप्त करती हूँ एंड ओवर टू यू गोपाल जी। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर त्रिशा। आपने बहुत ही इंटेंसिव एक ऐसी जानकारी दी जो आई एम श्योर कि आज जितने भी पार्टिसिपेंट आज जुड़े हैं उनके लिए वो वैल्यू एडिशन का काम करेगा। बिकॉज आज जो चीजें आज हमने जानी है वो डेफिनेटली हम में से अधिकतर पार्टिसिपेंट इस टेलोमर के बारे में शायद उतनी जानकारी नहीं रखते हैं। सो दिस इज वेरी इम्पैक्टफुल प्रेजेंटेशन इनफैक्ट डॉक्टर तुषा। एंड इस प्रोग्राम में और भी चीजें हैं आज, जैसा कि मैंने शुरुआत में अर्न की बात की थी, तो अब वो पार्ट आ गया जहां पे हम एक्सरसाइज की बात करेंगे। सो आज का टॉपिक जो डॉक्टर तुषा भी इसी बात पे कह रहे थे कि हम में से काफी सारे लोग हैं जिनके पास समय नहीं है एक्सरसाइज करने का, या फिर हम फिजिकल एक्टिविटी में कहीं ना कहीं अपने आप को डाइवर्ट कर लेते हैं टूवर्ड सोशल मीडिया। फिर सोशल मीडिया में हमारा इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहता है। जैसा कि एक स्टडी के बारे में अभी थोड़ी देर पहले भी शेयर किया गया कि 22 से 40 वर्ष की आयु जो होती है भारत में, जो यंग इंडिया जो कहते हैं, सो ये सबसे ज्यादा अपना समय जो है लगभग आप कह लीजिए कि 58% उनका जो समय है वो समय ही नहीं है एक्चुअली उनके पास। सो वहां पे एक अंडरस्टैंडिंग हमारी ये बन जाती है कि हमें इसके लिए जरूर प्लान करना होगा बेहतरीन तरीके से। और साथ ही साथ हमने बात किया कि फिजिकल एक्टिविटी जो हमारा है वो कम होने के कारण, और साथ ही साथ स्लीप अच्छा नहीं लेने के कारण, और इसका इम्पैक्ट जो है खासकर इंडियंस पे ज्यादा हम आज की तारीख में देख रहे हैं। और ऐसे काफी सारे स्टडीज हैं जो किए गए हैं जो इंडिकेट करते हैं कि आज हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ भी चेंज करना जरूरी है। सो गोइंग फॉरवर्ड, जैसा कि मैंने आपको कहा कि एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, फिजिकल एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। सो प्लीज हेल्प मी वेलकम आवर नेक्स्ट person who is expert in exercise, and let me invite Minal Pathak on virtual stage to take you further. आपको आगे की तरफ लेके जाएंगे इस प्रोग्राम में, जो आपको एक्सरसाइज के विभिन्न तरीके, वेट मैनेजमेंट को लेके वो एक गाइडेंस देंगे। सो ओवर टू यू मिनल। So I think Minal, I see. Okay. So again, let me share you one more aspect on this. जैसा कि आज का आपका एक स्पेशली एक्टिविटी आज जो है, आपको ऐसे फोटोग्राफ शेयर करने हैं जिसमें कि आप स्पेशली आज के पूरे दिन में आप किस तरीके से अपने एक्सरसाइज पार्ट को किस तरीके से कर रही हैं और स्लीप से रिलेटेड क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, उसको आप जरूर अपने ग्रुप्स में शेयर करें। और साथ ही साथ आप इन चीजों को जो आज आपने सीखी है, जानी है, इसको और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश भी करें। सो ये सारी चीजें हम आगे बढ़ाते हुए, मिनल आप अगर आ चुके हैं, सो प्लीज बी ऑन वर्चुअल स्टेज।
So maybe 1 to 2 minutes हम और देख लेते हैं आगे की तरफ. मेरे ख्याल से कनेक्टिविटी का सम चल जा रहा है. But anyway, we'll come up to the study part जो आज हमने जाना कि आज साइंस ऑफ एजिंग का जो हमने टॉपिक आज रखा था उसमें खासकर अगर हम देखें तो हमारी जो फिजिकल एक्सरसाइज जो है वो जितना ज्यादा हम उस पे काम करते हैं वो उतना ही हमारे टेलोमर ग्लैंड की एक्टिविटी को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, उसको सपोर्ट करता है. सो ये एक्सरसाइज पार्ट हमें छोड़ना नहीं है. हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या फिर हम ऑफिस में भी काम करते हैं तो हमें ये देखना होगा कि हम कितना ज्यादा चल सकें, राइट. सो हम अपने चेयर पर बैठ के कंटिन्यूस 6 to 7 आवर बैठना भी उचित नहीं है. बट यस, वॉक एंड टॉक ये कॉन्सेप्ट जो है आज की तारीख में सबसे ज्यादा हम सुनते हैं, वो एक बहुत बड़ा हेल्प करता है. नॉट ओनली ऑफिस, हम अगर कहीं और भी हैं तो हमें जितना ज्यादा हम वॉक कर सकें, जितना ज्यादा चल सके, जितना एक्सरसाइज कर सकें, हमारे लिए उतना ही ज्यादा फायदेमंद होता है. सो एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हुए लेट मी इनवाइट मीनल. शी हैज जॉइन्ड नाउ. ओवर टू यू मीनल. Thank you so much. Hello everyone. Very warm welcome to today's session. I think आज का सेशन वार्म अप मूव से स्टार्ट करेंगे खड़े होके. तो आप सब मेरे साथ खड़े हो जाइए. I'll just share the music. तू तो बटन काम कराना जब ऐसा ही करा. किसी ना कहे हो चढ़ा दे थोड़ा सा तू शाम चढ़ा दे, थोड़ा सा बड़ा बाबा हम चढ़ा दे. अरे ये तो मिक्सर ना हो जाए, वो पानी गिरा के जब अपन आप किसी ना कहे. Let's get started. These conversations get so creative, going so deep in the fantasy.